है। सीधा प्रकाश पांडे का भी रुख कर लेते हैं, वो नीतीश कुमार के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं। लालू ने तो सुबह आकर गुड मॉर्निंग कहा था प्रकाश, नीतीश जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने कहा नर्वसाना क्या है, तो नर्वसनेस नहीं है, लेकिन कुछ और पता चल रहा है कि नीतीश इस वक्त क्या कर रहे होंगे वहां पर। जी बिल्कुल, नीतीश जी इस वक्त जो है टीवी देख रहे हैं और अभी संजय सिंह मुख्य प्रवक्ता है वो आए थे उनसे मिलने, उनसे मैंने बातचीत की, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पे सरकार बना रहे हैं, ये ट्रेंड आप जो भी देख रहे हैं उसका ऊपर नीचे चल रहा था। कह रहे थे निश्चित तौर पे हमारी सरकार है। हाँ, इस बात पे जरूर नहीं बोल रहे थे 190 पे, पर कह रहे हैं निश्चित तौर पे हमारी सरकार है। अब जो है एकदम से यहाँ गहमा गहमी, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन कमल नेगी को कहूं तो यहाँ पे एकदम से गहमा गहमी बढ़ी है। प्रशासन की भी सुबह से थी पर एकदम से बढ़ गई है, क्योंकि अब पूरी तौर पे ये तय हो चुका है कि महागठबंधन की सरकार आ रही। मीडिया पहले से ही थी पर अब मीडिया भी और सक्रिय हो गया। साथ में अगर आपको दिखाऊं, फोर्सेस के लोग यहाँ पर लगातार अंदर बाहर जा रहे हैं। नेताओं में केवल एक ललन सिंह अभी यहाँ पहुंचे हैं और संजय सिंह उससे पहले जो मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के वो गए हैं। जाहिर सी बात है अब खुशी का माहौल है, थोड़ी देर में जो है यहाँ भीड़ जुटने लगेगी। हालांकि लालू के वहां जो लोग हैं वो लोग यहाँ आके मिलना चाह रहे हैं, पर अभी किसी को भी बैरिकेडिंग लगाया गया है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। जो बहुत करीबी मित्र हैं या और मेरा पूरा विश्वास है कि ये रुझान और बढ़ेगा और एनडीए की सरकार बनेगी। ओवरऑल ये बात आ रही है कि महागठबंधन आगे निकल रहा है। महागठबंधन पता नहीं आपकी जानकारी में होगा, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मेरा पूरा आत्मविश्वास है, जमीनी हकीकत के साथ है। मैं लालू जी की तरह हवाई नहीं कह रहा हूं कि 190, लेकिन एनडीए की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। दोनों बेटे उनके पीछे चल रहे हैं लालू जी के। ये तो होना ही था। अगर वो राजनीतिक विषबवन न करते समाज में तो शायद और पीछे वो होते। पटाखे फूटेंगे यहाँ के पाकिस्तान में, पटाखे फूटेंगे बिहार में, भारत में, भारत के चाहने वाले लोगों के यहाँ, दुश्मनों के घर में नहीं फटेंगे, ये तय है। एनडीए जीतेगी, बिहार में पटाखा फूटेंगे। सरकार बनना तय माना जाए। सरकार बनना तय 200%। हमारे साथ बीजेपी से सिद्धार्थनाथ सिंह जुड़ गए हैं, हमारे साथ जेडीयू से अनिल कुमार जी बने हुए हैं। वेलकम सिद्धार्थनाथ जी। आपसे ये सवाल, गिरिराज जी यहाँ पर अभी 1 सेकंड पहले उनकी बाइक चल रही थी, उन्होंने कहा था कि पटाखे फूटेंगे। पटाखे बिहार में फूटेंगे या पाकिस्तान में, आप ये कहने का रिस्क अभी उठा सकते हैं? गिरिराज जी ने तो रिस्क उठा लिया है कि हमारे यहाँ ही पटाखे फूटने वाले हैं। देखिए, पटाखे तो बिहार और दिल्ली और पूरे देश में फूटेंगे। यह भी रुझान है, ये ऊपर नीचे होते हैं। मैं जो हम लोग ने एक लीड ली थी उसके आधार पर और जो सीमांचल का जो रीजन जो 5वां चरण का जो खुला है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी भी विश्वास है कि ये ट्रेंड जो है, ये रुझान जो है ये रिवर्स होएगा और हम कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ जा रहे हैं। कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ जा रहे हैं। अनुज जी, सीमांचल का एरिया, खासतौर से यहाँ पर पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, की फैक्टर होगा ये, एक्स फैक्टर? देखिए, यदि वास्तव में सीटें उस तरफ की बीजेपी के पक्ष में जा रही होंगी तो वास्तव में नतीजे पलटेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन की साइट पर इस समय जो जिन 68 सीटों के वोटों के साथ का विवरण दिया हुआ है, उनमें से 38 महागठबंधन की तरफ जाते हुए 40% वोटों के साथ और 27 सीटों पर एनडीए 34% वोटों के साथ। यदि ये ट्रेंड आगे बढ़ता है, ये 6% वोटों का अंतर बना रह जाता है, तो जो हमें दिख रहा है इससे भी अलग किस्म के नतीजे होने वाले होंगे। थोड़ा सा मैं और इंतजार करना पसंद करूंगा। सीमांचल आंचल बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिवराज जी, सीमांचल की आप बार बार कह भी रहे थे कि सीमांचल जो 57 सीटें हैं, आखिरी दौर की वोटिंग है और वह बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि 4 दौर तक दोनों गठबंधन लगभग बराबर के रेस में माने जा रहे थे। सीमांचल से हुआ कि सीमांचली किस्मत का फैसला दोनों गठबंधनों का। बिहार की जनता को बहुत बधाई देता हूं और ये लड़ाई बहुत विकट लड़ाई थी। एक तरफ मनी बैग था और एक तरफ जो है वो नीति और सिद्धांत की लड़ाई थी। ये सीधी लड़ाई थी और उसमें मैं मानता हूं कि हमको 150 के करीब संख्या मिलना चाहिए और अंतिम फेज में मैं बहुत इंसेंटिव
एग्रेसिवली कैंपेन हमने किया था। मैं सोचता हूं कि वहां बहुत अच्छा नतीजा आना चाहिए। Mr. Yadav, you said that you fought money bags. Now, हम मनी बैग से भी लड़ रहे थे, अफवाह से भी लड़ रहे थे, गाय की पूंछ पकड़ करके जो बेतरनी चुनाव पार करना चाहते थे बीजेपी के लोग, उससे भी लड़ रहे थे। वो हम उनके हारने के बाद पाकिस्तान में जश्न मनेगा जैसे पूरा बिहार पाकिस्तान के हक में हो। फिर उन्होंने जो सोशल डिस्पेरिटी वाला जो सिद्धांत हमारा है उस अखाड़े में वो आए। उन्होंने कहा हम अति पिछड़े हैं। ये सब उपाय उन्होंने किए और एब्यूज भी किया। यानी जो चीफ मिनिस्टर चुना हुआ उसके डीएनए का मामला उठाया, लालू यादव को शैतान तक कहा। ये सारी बातें। और दूसरी, नरेंद्र मोदी जी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा यानी सूबे में जाकर के मुकाबला नहीं किया कभी। देश, वहां की जनता को और देश को भी बहुत ये आखड़ा है और इससे भी हमारा वोट बढ़ा है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की हार है जिस तरह से वो कैंपेनिंग कर रहे थे बिहार? ये तो साफ बात है कि वही चेहरा था सामने। यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी सामने थे। बीजेपी तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में महागठबंधन आगे चल रहा है, बहुमत से एक सीट दूर है। 122 का मैजिकल आंकड़ा है और महागठबंधन इस वक्त 121 सीटों पर है, बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर है। और लगातार अब सिर्फ हम देख रहे हैं सुबह से ही रोलर कोस्टर राइड की तरह ये पूरा का पूरा चुनावी नतीजों का एक तरह से देखा जाए तो सफर रहा है। बीजेपी और एलाइज इस वक्त 103 सीटों पे है। मैजिकल फिगर से सिर्फ एक सीट की दूरी पर है महागठबंधन। सबसे पहले अनुजी आपका रिएक्शन, एक क्विक रिएक्शन। जी देखिए, यदि ये ट्रेंड ही सेट होते आगे चल करके तो इसका मतलब ये होगा कि नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार की जनता ने जो पहले से तय कर रखा था कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अधिक पसंद है, उस तरह से वोट किया है। और इससे संसद का जो आगामी सत्र होने वाला है वो बहुत कठिन हो जाएगा मोदी सरकार को उसको संभालना, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर से बाकी साथियों को साथ में लेकर के संसद को ठप करने की तैयारी कर रही है। प्रदीप जी, एक क्विक रिएक्शन। नहीं, बिल्कुल, अगर ये ट्रेंड जो है वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब नीतीश कुमार की इमेज जो थी, छवि जो थी, वो वोट में कन्वर्ट हुई और लालू प्रसाद यादव से गठबंधन का उनको फायदा हुआ। लालू प्रसाद लायबिलिटी की बजाय एसेट साबित हुए। यानी कि जो शुरू में आ रही थी इस तरह की बातें कि लालू और नीतीश राणा सर अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो काडर नहीं होगा, वोट किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, नीतीश अगर उन लोगों को खड़ा करते हैं जिनके खिलाफ वो लड़ते आए हैं तो ग्राउंड लेवल पर वो होगा या नहीं, लेकिन वो वोट ट्रांसफर और दिख रहा है अभी समागम एक तरह से। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं आंचल। जो अभी हमारी स्क्रीन है, अचानक जो आपको जेडीयू प्लस यानी महागठबंधन की संख्या दिख रही है वो आरजेडी की वजह से। आरजेडी की सीटें अचानक बढ़ी है, वो 55 पे आ गई है। आप देखिए आरजेडी बहुत पीछे थी, 45 पर थी, 17-18 के आसपास चले थे। उसके बाद उसने रफ्तार पकड़नी शुरू की है और 55 सीटों पर आरजेडी खड़ी हो गई है। और आरजेडी ने आकर के यहां बहुत साथ दे दिया है जेडीयू का। और जेडीयू गठबंधन जो आपको दिख रहा है 121 में आरजेडी की बड़ी भूमिका है और यह साबित करता है कि आरजेडी के साथ आना नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद है। बिहार का यह चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पर हुआ है और जातियों ने अपने अपने हक में वोट दिए हैं। जो यादव मतदाता है और मुस्लिम मतदाता है, थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि आरजेडी पीछे चल रही है, शायद इसलिए कि यादव मतदाता उसे टूट करके चला गया है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, यादव मतदाता और मुस्लिम मतदाता आरजेडी के साथ बना हुआ था और इसका फायदा नीतीश कुमार को भी अपनी सीटों के लिए मिला हुआ है। और नीतीश कुमार का यह फैसला कि लोकसभा चुनाव से शायद उसने सबक लिया होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी पार्टी पत्ते की तरह उड़ गई थी आंधी में, वैसे ही उनको लगा कि ऐसा ना हो कि पूरा सियासी वजूद उनका खत्म हो जाए। और यह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के लिए बिहार का यह चुनाव काफी अहमियत रखता था, क्योंकि उनका पूरा सियासी वजूद इस चुनाव के नतीजे पर निर्भर कर रहा था। और दोनों का साथ आना, मोदी का मिलकर सामना करना फायदे का सौदा रहा है। यह अभी तक के नतीजे बताते हैं। सिद्धार्थ जी, बहुमत के आंकड़े से सिर्फ एक सीट दूर है महागठबंधन। अभी तक के नतीजों में देखा जाए तो कम से कम इतने तो स्पष्ट आप तरीके से इतना तो रिस्क ले सकते हैं ये कहने का कि जिस तरह से ऑन ब्लॉक मोदी की वोटिंग हुई, मोदी वेव थी, जिसे खुद आप कह रहे थे सुनामी थी 2014 की, ये वाले जो ट्रेंड्स हैं वो नेक टू नेक फाइट वाले हैं, इतना आसान नहीं है। इतना तो कंसीड कर दीजिए आप।
देखिए, आपने नतीजा शब्द इस्तेमाल किया। पहले तो रुझान नहीं, पहले तो मैं कंसीड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपने नतीजा बोला। नतीजा तो है नहीं, रुझान है। अब रुझान सुबह से ऊपर से नीचे होते रहते हैं। ये लोकतंत्र को जरूर देंगे हम उनको बधाई। क्या हमें बधाई मिलनी है तो हमें देंगे उन लोग बधाई। अमित शाह जी ने कहा था कि आज वो 2 बजे से पहले कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे में आपको लग रहा है कि 2 बजे तक वो बाहर निकलकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर मीडिया का सामना करेंगे और बताएंगे इस नतीजे के बारे में? 2 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हो तो मैं नहीं निर्णय कर सकता, लेकिन वो घर से जरूर बाहर निकले। सुबह सुबह जाके अडवाणी जी को उन्होंने बधाई दी है उनके जन्मदिन पर, तो घर से जरूर बाहर निकले। इस वक्त की बड़ी खबर, मोहन भागवत से मिलने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। दोनों के बीच में दिल्ली में मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह मोहन भागवत से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब मुलाकातों का दौर चल रहा है। सुबह सुबह मोदी जी पहुंचे थे लालकृष्ण आडवाणी जी को बर्थडे विश करने के लिए। अब मोहन भागवत से मिलने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। दबे स्वर में काडर कहीं ना कहीं बीजेपी का मान रहा था कि आरक्षण को लेकर जो बात कही गई, जो बयान आया मोहन भागवत जी का, उसने बहुत पीछे एनडीए को धकेल दिया, जबकि एनडीए बहुत एज पर थी, शुरू से ही उसके पास एज था। प्रदीप जी, अब मोहन भागवत से मिलने के लिए राजनाथ जी पहुंचे, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर ये ट्रेंड जो है रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब है कि मोहन भागवत के बयान से बीजेपी को नुकसान हुआ और ये चुनाव अगला पिछड़ा में तब्दील हो गया। ये रिजल्ट सिर्फ इसी बात की ओर इशारा। उसके बाद भले ही कितना भी डैमेज कंट्रोल किया हो, लेकिन वो असर नहीं दिखा। उसका असर हुआ नहीं। ये रुझान तो कम से कम यही बता रहा है। अब ये भी इसमें पेच है कि अभी से ही ये सवाल भी उठना शुरू हो गया कि न सिर्फ देश भर के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव 2019 के लिए चेंज होगा, लेकिन साथ ही साथ संघ के अंदर और बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है अगर ये एडवर्स नतीजा गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होने वाला है। लेकिन मोहन भागवत का जो बयान था ना, उसने बीजेपी के पूरे कैंपेन को बैकफुट पे ला दिया था। 21 सितंबर का उनका बयान था कि रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है और रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाना चाहिए, और लालू प्रसाद यादव ने इसको तपाक से लपक लिया था और उन्होंने अपने मन से कहना शुरू कर दिया कि ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, पिछड़ों के खिलाफ हैं, ये पिछड़ों के विरोधी हैं, ये चाहते नहीं है कि जो आरक्षण है वो बना रहे। और बार बार उन्होंने, इसलिए बाद में प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है, गलतफहमी फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है पार्टी को लेकर के। मोहन भागवत का बयान, प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं कि अगर मोहन भागवत का बयान नहीं आया होता तो हो सकता है कि इस तरह के हालात बिहार के चुनाव में। तो आज वाकई जो मोदी जी ने कहा कि 2 बारी दिवाली मननी थी, आज ये जो तस्वीरें आरजेडी के दफ्तर के बाहर से आ रही हैं वो शायद बीजेपी के दफ्तर के बाहर से 2 बार मनेगी बिहार में, लेकिन किस दफ्तर में मनेगी? आज सबसे बड़ा नुकसान जो बीजेपी को हो रहा है ना, वो एलजेपी के साथ है। हमको पहले भी लग रहा था कि एलजेपी ने जिस तरीके से अपने सीटों का बंटवारा किया है, जो में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो उम्मीदवार सही नहीं थे। 40 सीटों पर लड़ने वाली एलजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। यह सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रही है बीजेपी को। और दूसरी तरफ आरएलएसपी है जिसके पास 23 सीटें हैं, 23 उम्मीदवार हैं और वो 3 सीटों पर चल रही है। ज्यादा नुकसान एलजेपी और आरएलएसपी ने बीजेपी किया है। अगर इन लोगों ने उसी रेशियो में सीटें पाई होती जिस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं तो बीजेपी के लिए राहत की बात होती। बीजेपी को नुकसान जो है एलजेपी और आरएलएसपी को साथ लेने से नहीं, लेकिन एलजेपी और आरएलएसपी के उम्मीदवार अच्छा नहीं कर रही है, पार्टियां इंडिपेंडेंटली अच्छा नहीं कर रही हैं और इन्होंने बीजेपी का पैर पीछे खींचा है। और बीजेपी अगर जेडीयू गठबंधन से पीछे है तो उसकी बड़ी वजह ये 2 सहयोगी पार्टियां हैं। चलिए, ग्राउंड से हमारे पास एक और वॉक थ्रू आ रहा है अमित का, वो देख लेते हैं पहले। गुलाल 190 के आसपास ये गुलाल महागठबंधन की सरकार बननी तय, महागठबंधन की गुलाल है, हम लोग की सरकार बनना तय हो गया है। इसलिए हम लोग 190 के आसपास, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार 190 के आसपास पहुंचेंगे। 140 से पार कर गए हैं। ये लालू यादव के घर के बाहर का जश्न आप देख सकते हैं। तमाम जो लोग हैं वो चेहरों पे गुलाल रंग लगा के जो है वो निकल चुके हैं। और ये देखिए जिस तरीके से लोगों के अंदर एक उत्साह है, लोगों को लगता है कि आरजेडी जो है वो जीत के करार पे है। ये बताइए कि हम लोग जीत चुके हैं चुनाव। कोई सिर्फ शपथ ग्रहण नीति जी का बाकी है। 13 तारीख को शपथ है, 13 तारीख को आप लोग आइएगा गांधी मैदान में। हम लोग पूरा खुशी है, हम लोग ग्रामीण लोग, सब लोग ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने। आरजेडी जो है वो जीत के करार पे है। ये बताइए कि हम लोग जीत चुके हैं चुनाव। कोई सिर्फ शपथ ग्रहण नीति जी का बाकी है। 13 तारीख को शपथ है, 13 तारीख को आप लोग आइएगा गांधी मैदान में।
हम लोग पूरा खुशी है। हम लोग ग्रामीण लोग सब लोग ने सभी जाति धर्म के लोगों ने वोट दिया। हम लोग बहुत खुश है। अबीर गुलाल इसलिए खुश है कि पहले ही हम जान गए थे कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और हम लोग काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। ये आज का दिन हम लोग का वो दिन इंतजार था जो आज आ गया। हम काफी खुश हैं। ये खुशी जो है उसका इजहार कर रहे हैं तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर जो है अबीर और गुलाल जो है लगाकर इस तरीके से जो है उल्लास कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो लालू यादव के घर के बाहर की है। जिस तरीके से ये इसकी एक और कलर भी है, इस जीत का एक और कलर भी दिखाई हमरे घाटिया पर डूबिया जाना मी गेल हंसी हंसी बोलथिन तेज प्रताप बाबू हंसी हंसी बोलथिन एसएसपी जादा रो घाटिया पर डूबिया लाए देवो। ये कलर है जिस तरीके से छठी माँ के गीत गाते हुए उसमें लालू यादव की जीत, उनके बेटों की जीत और इस तमाम जो है कलर जो है लालू यादव के घर के बाहर कहीं रंग गुलाल है। तो किस तरीके से लोग जो है गीत गा रहे हैं, एक तरह से जश्न मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं। और इसके बाद ये जो तस्वीर है वो जीत के पहले की तस्वीर है, जश्न की तस्वीर है लालू यादव के घर के बाहर। कैमरामैन मनीष के साथ अमित कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस दौरान खबर आ रही है, लालू के लिए अच्छी खबर है, दोनों बेटे आगे चल रहे हैं। मखदूमपुर से जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं। बहुत सारे अपसेट्स हो रहे हैं। क्विक रिएक्शन। सारी सीट हम जीत रहे हैं, सारी सीट हम लोग जीत रहे हैं। तेजस्वी से सारे जीत रहे हैं। 150 प्लस 150 चलिए मीजा आई थोड़ा रैशनलाइज करके गई फिगर्स दीपक, क्योंकि 190 का आंकड़ा दिया था लालू जी ने, 150 बोल के गई। जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं इस वक्त मखदूमपुर से। इमामगंज से क्या स्थिति है ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, जीतन राम मांझी मखदूमपुर से पीछे चल रहे हैं। दीपक, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि इस सीट पर पहले ही कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मखदूमपुर से अगर वो पीछे चल रहे हैं तो मुझे इसमें कतई कोई आश्चर्य नहीं। हमारे साथ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। इमामगंज से उनका जीतना लगभग तय है। उदय नारायण चौधरी का दावर नेता है, वो भी दलित नेता है, जेडीयू के नेता हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं और उनकी स्थिति वहां कमजोर है और वो दलित वोट वहां जो है वो जीतन राम मांझी के हक में जाते हैं। इमामगंज की सीट, इसलिए मैं जब मखदूमपुर से आगे चल रहे थे तो मैंने हैरत जताई थी कि मखदूमपुर से उनको जीतना नहीं चाहिए, अब वो पीछे आ गए हैं। स्थिति वहां की वैसी ही थी। और लालू के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप अब आगे निकल गए हैं। यानी लालू ने जो सक्सेशन प्लान किया है, पॉलिटिकल सक्सेशन, मीसा के मामले में वो असफल साबित हुए। उनका यही कहना है कि अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में महागठबंधन को बहुमत मिल चुका है। महागठबंधन को रुझानों में बहुमत मिल गया है, यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 123 सीटें क्रॉस कर ली है जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन ने, और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 101 सीटों पर आगे चल रहा है। प्रदीप जी, अब कोई रोल रिवर्सल होने की कोई संभावना? मुश्किल लगता है, जिस तरह मतलब जितना रुझान आ गए हैं उसके बाद, और जो डिफरेंस बढ़ा है। देखिए, एनडीए जब तक आगे थी तो डिफरेंस 10 से ज्यादा का एक समय किसी भी समय पे नहीं हुआ, लेकिन अभी जो डिफरेंस आप देख रहे हैं तो 22 सीटों का हो गया है महागठबंधन और एनडीए में। तो ये ट्रेंड अब बहुत मतलब एकदम उलट जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। हमारे साथ एलजेपी के वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं, उम्मीद है अभी वाजपेयी जी? देखो 20-20 चल रहा है, 20 का मैच है, लास्ट ओवर तो अभी 20 सीटों, एक सेकंड, 20 सीटों का रुझान अभी आ रहा है नंबर 1, और अभी रुझान ही चल रहा है ना। 20 का नहीं आना है, 123 और 19 का आना है। नहीं, 234 अदर्स भी है ना, अदर्स की 10 सीटें। अच्छा, 10 सीटों को देख नहीं रहा है तो आपको मात्र 9 सीटों का रुझान अभी रुझान है। अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं, हम भी यही, आप भी यही, अभी देख लेते हैं। लेकिन जो दिख रहा है वो स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार के साथ साथ एक बात और है कि अगर इस तरह के रिजल्ट आएंगे
तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की जनता ने डेवलपमेंट का स्लोगन नकार दिया एक तरीके से। नहीं, डेवलपमेंट उन्होंने नीतीश कुमार के डेवलपमेंट बिहार मॉडल एक्सेप्ट किया, गुजरात मॉडल नहीं। अगर कौन सा मॉडल चलेगा? दिल्ली में क्या डेवलपमेंट हो पा रही है? अरविंद केजरीवाल ने इतने वादे किए, इतनी चीजें की, क्या हो पा रहा है? क्या क्राइम रेट रुक गया? इसी तरह क्राइम तो केंद्र के हाथ में सर, अरविंद केजरीवाल। और क्या डेवलपमेंट की? क्या बिजली के रेट कम हो गए, पानी के रेट कम हो गए? उनके वोटरों के लिए तो हो गए, इसमें इसी तरह से बिहार में डेवलपमेंट कितनी हो पाएगी ये भी अब जनता देखेगी। नहीं, बिहार में विकास हुआ। क्या आपको एक्सेप्ट ये थ्योरी एक्सेप्ट हो रही है वाजपेयी जी की कि विकास को झुटला दिया है और जातिवाद जीत गया? नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है। आप जाइएगा, सड़कों की हालत बेहतर है, बिजली की सप्लाई की हालत बेहतर है। खुद ही कहा था अभी कि जातिवाद जीत गया है। ये तो जाति के आधार पर वोट हो, लेकिन आप नीतीश कुमार को इस आधार पर नहीं खारिज कीजिएगा कि उन्होंने विकास नहीं किया। नीतीश कुमार ने चुनाव हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में जब भी चुनाव होंगे तो जातियां हावी रहेंगी, लेकिन इसके आधार पर किसी नेता के किए गए काम को आप हाशिए पे खड़ा नहीं कर सकते। नीतीश कुमार की इमेज बहुत अच्छी है और बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल काम यही था कि नीतीश कुमार वाले गठबंधन पर हमला किस मोर्चे से करें, कहां से करें, क्योंकि वहां कोई खोट नजर नहीं आ रहा था उनको। इसीलिए लालू प्रसाद यादव पर बार बार हमले हो रहे थे। नीतीश कुमार की इमेज साफ सुथरी है, ईमानदार है, संयमित है, विकास उन्होंने किया है, उन पर भरोसा लोगों को है और वह लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक के साथ जुड़ जाता है। और यह जो पूरा समीकरण था, यह जो गणित था, वो महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। और अब जेडीयू की अगुवाई वाली सरकार बनती है, नीतीश कुमार की वापसी होती है, तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सीधे चलते हैं पटना, वहां पर हमारे सहयोगी प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बात की है राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार हरिवंशी से। सांसद हरिवंश जी, जो अब आंकड़े आ रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप लोग आगे निकल गए हैं, आश्वस्त है सरकार बन रही है? निश्चित तौर पे देखिए, शुरू से ही जब हम काफी पीछे चल रहे थे तब भी हम सबने चैनल पे कहा था कि इंतजार करिए। अब ये बहुत आरंभिक ट्रेंड है और खासतौर से जो पोस्टल बैलेट आए हैं उनके ट्रेंड से आपको ऐसा लग रहा है। पर ईवीएम में भी आने लगे थे, आप पीछे उस वक्त चल रहे थे, अब पूरी तरह आप आश्वस्त में कहा जाए? तौर पे आप देखें हम कहां से कितना आगे चले गए। इसलिए निश्चित तौर पे महागठबंधन के साथ सामाजिक समीकरण तो है ही, नीतीश जी का काम, उनका चेहरा और जिस तरह से उन्होंने बेदाग छवि अपनी बनाई है बिहार में। इसमें हार किसकी हुई, बीजेपी की हुई या मोदी जी की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचार में थे? भाई मोदी जी चेहरा थे उनके, बीजेपी की तो हार नहीं है, ये स्पष्ट रूप से मोदी जी की हार है और इन्हें हार नैतिक रूप से कबूल करना चाहिए। क्या 2019 में नीतीश जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? नीतीश जी 2019 में किस रूप में होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, पर पूरे देश में वह रैलिंग पॉइंट बनेंगे विपक्ष की आवाज का। जिस तरह से भारतीय राजनीति जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, उसमें सशक्त विपक्ष की जो जरूरत है उसकी भरपाई नीतीश जी के नेतृत्व में होगा। तो ये तो हरिवंश जी जिनका साफ तौर पर कहना था कि अब ट्रेंड ही नहीं, ये नतीजे ही मान लीजिए और सत्ता में फिर से वापसी हो रही नीतीश की, और ये हार बीजेपी की नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये हार नरेंद्र मोदी की है। कैमरामैन कमल नेगी के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, पटना। तो आपने देखा हरिवंश जी वहां पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। सीधे चलते हैं अनिल कुमार जी के पास, जो कि जेडीयू के नेता है। अनिल कुमार जी, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? आपको क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएंगे आप लोग अंत में? देखिए, हम लोगों का तो जो उम्मीद था, जो लोहिया, कर्पूरी, अंबेडकर और बीपी सिंह ने और जो काम किए थे, वही वोट लोकसभा चुनाव में जो है सो भाजपा के साथ चला गया। मैं बार बार कह रहा था, ये वोट फिर गोलबंद हो रहा है, कोई जात और धर्म के नाम पर नहीं, एक जमात के नाम पर, जो सदियों से उपेक्षित रहा था, जो सदियों से उपेक्षित रहा बिहार में, उसको ठगने का जो काम किया वो गरीब लोग समझ गए थे। और ये जो है सो इस समय जो हमारे जो भी शोषित उपेक्षित लोग थे, वो गोलबंद होकर लोहिया, कर्पूरी, अंबेडकर और बीपी सिंह के अनुयायी, जिसको मोहन भागवत का जो बयान आया उससे सभी लोग गोलबंद हुए। आज उसी का परिणाम है आपके सामने कि हम लोग स्पष्ट बहुमत की ओर जा रहे हैं और हमको लगता है कि अभी 128 है, शाम आते आते ये हम जो है सो कम से कम 150 से ऊपर सीट पर हम जाएंगे।
दिलचस्प बहुत दिलचस्प है। देखिए मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है, महागठबंधन 128 के ऊपर चला गया है लगातार ये आंकड़ा। अब इसमें बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ऑन ब्लॉक वोटिंग जिस तरह से मोदी जी के लिए हुई थी 2014 में, यानी कि वो ट्रेंड यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पटना साहब से नंद किशोर यादव पीछे चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संकेत। ये हैरत की बात है। पटना की जो 14 सीटें हैं, बीजेपी का गढ़ माना जाता है पटना, और बीजेपी की स्थिति हमेशा से मजबूत पटना में रही है। इस बार मेरा अपना अनुमान था कि इन 14 में से 8 सीटें तो बीजेपी कम से कम जीत ही लेगी, और पटना साहिब नंद किशोर यादव के लिए बहुत ही सेफ सीट थी, और वहां से उनका हारना इसका मतलब ये है कि उनके हक में इस बार आबो हवा वहां ठीक नहीं रही है, और वहां जो पिछड़ा तबका बहुत बड़ी आबादी में है, और पिछड़ों के चलते ही वहां जीत हार तय होती है, और जो पिछड़ा है इस बार वो लगता है कि महागठबंधन के साथ खड़ा हो गया। और शत्रुघ्न फैक्टर क्विकली मुझे लगता है कोई नया ट्वीट आया नहीं, अभी तक नहीं आया शत्रुघ्न सिन्हा का, जो निसंदेह लालू और नीतीश कुमार को इस जीत की बधाई देंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आप कर लीजिए। अगर ये जीत होती है, जो कि अब लगभग संकेतों के तौर पर तय हो चुका है कि जेडीयू गठबंधन वहां सरकार बना सकता है और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। आप मृत्युंजय जी के पास चलना चाहते हैं। बिल्कुल मृत्युंजय जी, आपका कोई कमेंट, जो लीड है लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि थोड़ी रैशनलाइजेशन हुई है। मीसा बाहर आई थी, उन्होंने लालू जी के आंकड़े को थोड़ा कम कर दिया, 190 तक कल आंकड़ा था, अब 150 के करीब वो लेके आई हैं। आंकड़ा जो भी हो, लेकिन ये तो तय हो गया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी बिहार के पुनः मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस बिहार के चुनाव में खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बिहारियों को गाली देने का काम किया था, अपमानित करने का काम किया था, नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था और लालू प्रसाद जी को शैतान कहा था, पूरा बिहार की जनता पूरी तरह से आगे आकर के अपने मान सम्मान और बिहारी स्वाभिमान जब जग गया, तो यही नतीजा है। इनको अपना भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, हमेशा रिस्की होता है। वो देखने को मिला वो ये कि नेता भले ही कंफ्यूज आए हुए हो, वो एडमिट नहीं कर रहे थे कितनी सीटें हैं, जनता कंफ्यूज नहीं है। हम और ज्यादा क्लोज एक क्लियर और डिसाइसिव वर्डिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यह 128 पर महागठबंधन आगे चल रहा है 235 में से, और 97 पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। तो ये जो फासला है, आपने ठीक कहा, बढ़ता जा रहा है, और हम ये देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से कि अब जनता एक डिसिसिव मैंडेट देती है, अब एक निर्णायक मैंडेट देती है। चाहे आप 2004 देख लीजिए, चाहे आप 2009 देख लीजिए, चाहे आप 2014 के लोकसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे आप पिछले 2 बार के बिहार के विधानसभा चुनाव देख लीजिए, नीतीश कुमार को एक साफ बहुमत मिला था इन दोनों चुनाव में, और इस बार भी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यही बहुमत अब नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा। हमारे साथ पंकज बोरा जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, जैसे आपने कहा, एक निर्णायक वर्डिक्ट होगा, जिस तरफ भी जाएगा डिसाइसिव वर्डिक्ट होगा, और उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी 4-5 राउंड अभी गिनती के बाकी है, और जिस तरह से ट्रेंड बदला है, पहले बीजेपी और एनडीए आगे था और अब गठबंधन आगे है। अभी इसको फाइनलिटी के साथ अभी भी नहीं कहा जा सकता कि फाइनल रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन वहीं से चलेगा। अभी संकेत इसी तरह के मिल रहे हैं कि गठबंधन आगे है और जीत सकता है। पंकज जी ने ही स्टक हिज नेक आउट, और उन्होंने कल ये एडमिट किया था कि 160 से 165 सीटें एनडीए को मिल रही है। ऐसा लगता था और ऐसा लगता है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन अभी तक जो है हमेशा कास्ट ओरिएंटेड रहा है, और कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पर अगर आप निर्णय लें तो जो है कि ये बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आ रहा था। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि अगर आप ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं कि बीजेपी ने जो सबसे बड़ी गलती जो की है, वो जो एलाइज को अपने जो ये ज्यादा सीट्स दे दी, पुष्पा को और रामविलास पासवान को, उनकी जो मार है वहीं पर पड़ रही है। और जो उन्होंने 24 या 26 सीट्स जो यादव को दी थी अपने उसमें भी जो अधिकतर सीट्स बीजेपी हार रही है, ऐसा लग रहा है। तो जो है बेसिकली जो एलाइज जो है वो रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं बीजेपी
पीछे मतलब मांझी उल्टा नैया डुबोते हुए नजर आ रहे हैं। मांझी तो मांझी ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया आचरण, क्योंकि 20 सीटों पर उनकी पार्टी खरीदी, 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन आरएलएसपी 23 सीटों पर इसके उम्मीदवार उतारे गए थे, 3 सीटों पर आगे चल रही है। एलजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 7 सीटों पर आगे चल रही है। तो स्ट्राइक रेट इन दोनों पार्टियों का बहुत कम रहा है, इसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि बीजेपी 50% से ऊपर थी, 60 सीटों पर लड़ रही है। 77 पे पहले वो 84-85 के आसपास थी, उसकी संख्या घटती जा रही है। लेकिन मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि 30 से 35 सीटें ऐसी होंगी इस बार जहां 1000 से 2000 के बीच में फैसला हुआ होगा। बहुत ही फोटो फिनिश था, बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था ये, और इसमें यह कह पाना बड़ा मुश्किल था कि इस पार्टी की जीत होगी, इस पार्टी की हार होगी। लेकिन इतना अब तय है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार वापस हो रहे हैं तीसरी बार बिहार में, और यह नीतीश कुमार की वापसी जो होगी राष्ट्रीय राजनीति में उनके कद का बड़ा होने का संकेत देगी। और मोदी के सामने अगर कोई बड़ा नेता आकर खड़ा होगा जो मोदी के लिए बड़ी चुनौती खड़ा बनेगा, वो नीतीश कुमार ही होंगे। में सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार वापस हो रहे हैं तीसरी बार बिहार में, और यह नीतीश कुमार की वापसी जो होगी राष्ट्रीय राजनीति में उनके कद का बड़ा होने का संकेत देगी। और मोदी के सामने अगर कोई बड़ा नेता आकर खड़ा होगा जो मोदी के लिए बड़ी चुनौती खड़ा बनेगा, वो नीतीश कुमार ही होंगे। यानी कि 2019 में आप उनको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित करते हुए नजर आ रहे हैं। दूर की कौड़ी है, इसलिए क्योंकि बिहार में मात्र 40 लोकसभा की सीटें, आपको ये ध्यान रखना होगा। और जेडीयू की जो राजनीतिक हैसियत से वो बिहार के बाहर कुछ भी नहीं है। इस जमीनी हकीकत को हमको समझना होगा। अब आप देखिए कि चलिए जेडीयू ऑफिस पटना चलते हैं और आपको ये भी बता दें हम कि अब टैली देखिए, कांग्रेस 13 सीटों पर, जहां 2010 के विधानसभा चुनाव में उसको 4 सीटें मिली थी, अब उसे 13 सीटें मिल रही है सिर्फ और सिर्फ अलायंस के आ जाने के कारण। लगभग 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। जेडीयू को 63 मिल रही है, यानी आरजेडी से बेहतर स्ट्राइक रेट जेडीयू का है। 100 में से 63 सीटें देखिए, एक वोट प्रतिशत में ताजा आंकड़ा बोलना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन ने 125 सीटों का जो डिटेल रिजल्ट अभी दिया हुआ है, उसमें 42 पर रुझान है, वो 42 सीटों पर एनडीए आगे है, जिसमें 37 सीटें बीजेपी, लेकिन 34% वोट है एनडीए के इसमें, और 77 सीटों पर महागठबंधन, जिसमें 42 सीटों पर आरजेडी आगे है, वो 41% वोट, यानी 6-7% वोटों का अंतर लगातार बन रहा है, ऐसा दिख रहा है। 6-7% काफी होता है अंतर। ये दीपक, इस बार जो टर्नआउट है ना, वो भी 4% ज्यादा है। 53% पिछली बार था, इस बार 57% है। यह 4% वोट जो है, इसने कहीं न कहीं इस निर्णय में बड़ी भूमिका निभाई होगी। और यह 4%, जहां मैं कह रहा हूं कि इस बार 3 बड़े वोट बैंकों ने इस बार भूमिका निभाई होगी। एक 4% ज्यादा जो टर्नआउट है यह, दूसरा महिलाओं की तादाद इस बार ज्यादा है, महिलाओं ने 6% ज्यादा वोट किया है मर्दों से बढ़कर। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार एक पसंदीदा उम्मीदवार हमेशा से रहे हैं, और चूंकि इस बार उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन में 50% आरक्षण भी लगा दिया है, इसलिए महिलाओं का हक, महिलाओं की तरफ, महिलाएं जो है उनकी तरफदारी करती रहती हैं। नीतीश कुमार का ज्यादातर वोट, महिलाओं का ज्यादातर वोट नीतीश कुमार को मिलता है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ होगा तो नीतीश कुमार ये जो नतीजे हैं वो दिख रहे हैं उसमें, बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। और सीधे चलते हैं विजय सोनकर शास्त्री जी के पास, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शास्त्री जी, आप बताइए, क्या आपका आकलन, बीजेपी का आकलन गड़बड़ा गया बिहार के अंदर? नहीं, देखिए, हमारी अपेक्षाएं जो थी, हमारा जो अनुमान था, उससे तो निस्संदेह हम कम जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें पूरा अनुमान है और ऐसा लगता है कि हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि उसके कई कारण हैं। जिस तरह से उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जिस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं, जगह जगह अलग अलग पॉकेट के रुझान आ रहे हैं, तो ये सब चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि विजय जी, कुल मिला के प्रधानमंत्री की 26 रैलीज हुई, आपका तमाम कैबिनेट के नेता वहां पर मौजूद रहे, मंत्री वहां पर मौजूद रहे, बीजेपी की कुल 850 रैली हुई, एलजेपी की 228 रैली हुई। इस सब के बाद आपको क्या लगता है, क्या महसूस हो रहा है कि क्या गलती हुई होगी कि ये जो अब पीछे चल रहे हैं आप, और लीड लगातार महागठबंधन आगे लेता चला जा रहा है? प्रयास किया, उसका प्रतिफल नहीं मिला है। आप देखिए कि अभी भी बिहार में जो भी रुझान आए हैं, उन रुझानों से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी के रूप में है, और हमारी बड़ी संख्या में वहां हमारे लोग आगे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने या हमारे अन्य नेताओं ने जो रैलियां की हैं और उन रैलियों में जाकर के जो बातें रखी हैं,
उसका फल नहीं दिखाई दे रहा है। उसका प्रतिफल बहुत ही अच्छा है और संतोषजनक है। तो चलिए सीधे चलते हैं पटना। वशिष्ठ नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने प्रकाश पांडे से बात की है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का देखिए, हमने तो पहले कहा था कि सरकार नहीं, पर शुरू में जो ट्रेंड आ रहा है ये बैलेट पेपर का उस समय चल रहा है और अब चुनाव का नतीजा आ गया। हमने पहले ही किया कि सरकार हमारी बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, हार किसकी है? आप बीजेपी के हार मानते हैं? देखिए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अलग क्यों देख रहे हैं? बीजेपी पार्टी को तो उन्होंने किनारा कर दिया है और बीजेपी या मोदी एक हो गया, तो इसलिए बीजेपी की भी हार है और मोदी, लेकिन ज्यादा हार नरेंद्र मोदी की है कि ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा के आधार पर बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। बिहार के जनता ने रिएक्ट करने का। लालू जी का क्या रोल रहेगा? लालू जी एक अभिभावक, एक इसके नेता, यह सरकार सुदृढ़ रूप से चले, इसके लिए अब काम करें और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को डिमोलिश करने का अभियान चले। क्या 2019 में नीतीश जी पीएम कैंडिडेट रहेंगे आपको लगता है? देखिए, अभी इन सवालों को नहीं, सरकार गठित हो जाने दीजिए। कब शपथ कब होगा बच्चे जी? इसको जल्द से जल्द हम लोग करेंगे प्रयास, इस पर बातचीत करेंगे। बच्चे जी का साफ तौर पर कहना था कि अब सरकार बन रही है और शुरू से कह रहे थे और उन्होंने भी साफ बताया इस तरह से बीजेपी और खासकर नरेंद्र बिहार में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रचार किया था, ये हार कहीं ना कहीं उन्हीं की है और साथ में लग रहा है क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी या सेकेंड नंबर बन के रह जाएगी? देखिए, अभी तो जिस प्रकार का ट्रेंड है उसको तो कह सकते हैं बहुत कांटे का है, लेकिन मुझे उम्मीद लग रहा है कि ये आखिरी आते आते बीजेपी के पक्ष में होना चाहिए, बट अभी कुछ नहीं कर सकते। अब क्या बोलना है, जो है सो आगे है। होना चाहिए, यानी डाउट कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है? नहीं, अब तो 10 बज गया, 2 घंटा हो गया। 2 घंटे में जो रुझान हम देख रहे हैं टीवी पे, अभी भी देख रहे हैं कि बीजेपी 98 और जदयू 88, कितना है? जदयू 89। तो 89 और 98 को अंतर को रुझान में हम बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते। ये कभी भी चेंज हो सकता है, हमारे पक्ष में भी चेंज हो सकता है। तो इस समय तो अब कुछ स्टेटमेंट देना वो मूर्खता है, अब तो सिर्फ देखना है रिजल्ट देखना। क्या लग नहीं रहा कि बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मोदी के नाम पर आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया, मोदी जी को नहीं पसंद किया? रुझान जिस हिसाब से बता रहे हैं। देखिए, अब रिजल्ट जो आएगा उसको तो बोलेंगे ही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमेशा कोशिश रही कि जिस आशा के साथ उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार ने केंद्र में बिठाया, उसका लाभ अगले 5 साल तक बिहार को मिले। हमारी ये कोशिश थी पूरी, और उसी कोशिश के तहत हम आशा कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बन जाती है तो हम अब तक बिहार जो केंद्र से हमेशा झगड़े करता रहा है उसको एक दोस्ती और प्रेम के साथ आगे बढ़ाएंगे। लगता नहीं है कि अगर नीतीश के साथ मधुर संबंध होते तो ये स्थिति नहीं होती, बिहार में फिर से आप लोग मिलीजुली सरकार के साथ सत्ता में काबिज होते? अब ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अमित शाह ने उनको खास तौर से कहा था कि 5 नवंबर तक वहां पे बने रहिए, हर चुनावी सभा में उनको भोजपुरी गाने गवाए। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत धुआंधार प्रचार किया था। ओरिजिनल बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा है, उसके काट के तौर पर उन्होंने मनोज तिवारी को रखा था, लेकिन महागठबंधन ने उस पर भी ट्रिक खेली थी। महागठबंधन ने कहा कि भले से ही ये भोजपुरी फिल्मों का एक्टर हो, बिहार का रहने वाला हो, पर सांसद तो दिल्ली का है ना, तो उस पर भी बाहरी होने का चस्पा उन्होंने लगाया था। मनोज तिवारी तो मन से गाने गाए, अब देख रहे हैं कि लालू
प्रसाद यादव के बाहर महिलाएं जो है छठ का गीत गाने लगी हैं। गुलाल लग गया, होली भी आज ही है, दिवाली भी आज ही है, छठ भी आज ही है, महागठबंधन। मुझे लगता है कि 2-3 चीजों पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। पहला ये कि लोग कहते थे कि मोदी के विकास के मॉडल को बिहार स्वीकार करता है कि नहीं करता है, नीतीश कुमार के विकास के मॉडल को बिहार खारिज करता है कि नहीं करता है। उसने कहा कि नहीं, बिहार के लिए नीतीश कुमार का जो मॉडल है वो बेहतर है। दूसरी बात यह है कि यह डर था कि लालू प्रसाद यादव के साथ आने से नीतीश कुमार को नुकसान होगा। नतीजे बताते हैं कि नहीं, लालू प्रसाद यादव के साथ आने से नीतीश कुमार को फायदा हुआ है और जो जातिगत समीकरण बिहार का है उसका अनुमान जो नीतीश कुमार ने लगाया था वो ठीक ठाक लगाया था और बीजेपी से अलग होकर के लालू प्रसाद यादव के साथ आकर खड़ा होना उनके लिए बेहतर सियासी चाल थी और आज उस नतीजों में तब्दील होती दिख रही है। अनुज जी, आपको क्या लगता है, जो आंकड़े आप देख रहे हैं और जिस तरह का वोट परसेंटेज है, हम शुरू से कह रहे थे कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू उनका वोट परसेंटेज मिला दिया जाए तो ये एनडीए से काफी आगे निकल जाता है। क्या उसी तरह का ट्रेंड अभी तक देखने को मिल रहा है? देखिए, उन वोटों को यदि हम जोड़ते तो 39 और 45, 6% वोटों का अंतर स्टैटिक लोकसभा के आंकड़े जो 2014 के थे उससे नजर आ रहा था और इसीलिए प्रारंभिक अनुमान हम लोग लगा पा रहे थे कि महागठबंधन को एक बढ़त दिखती है जिसको तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मोदी साहब ने बहुत सभाएं की, लेकिन उसके बावजूद इस समय लग रहा है कि वही 6%, 7% वोटों का अंतर यहां तक चला आया है और शायद बिहार स्टेबल हो गया है 2014 में। जो जिस गठबंधन, जिस पार्टी के जितने वोट हैं उनको जोड़ लीजिए और आप वहां से जीत और हार का आकलन कर सकते हैं। तमिलनाडु में ऐसा होता है, वहां अलग अलग पार्टियां अलग अलग जातीय गुटों में लोकप्रिय हैं और किस गठबंधन में कौन कौन से दल हैं ये जोड़कर आप वहां का आकलन बहुत निकाल सकते हैं। लगता है कि इसमें बिहार भी उसी तर्ज पर है। बिल्कुल, बिहार उसी तर्ज पर है और हमने जो देखा कैलकुलेशन, उस हिसाब से जो लालू और नीतीश का कैलकुलेशन था कि लालू के आने से नीतीश को नुकसान होगा, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। लालू के आने से न केवल वोटों का कंसोलिडेशन हुआ है बल्कि वोट ट्रांसफर भी हुए हैं लालू के नीतीश में और नीतीश के लालू में, और इसीलिए हमको दिखाई पड़ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड वाला महागठबंधन अब 130 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी रुझानों में पूर्ण बहुमत नीतीश कुमार को मिल चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि खुद बीजेपी कह रही थी 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल लालू राज, उसके बाद 10 साल नीतीश, क्योंकि वो अपना हिस्सा 7.5 साल बीजेपी कहाँ थे? हाँ, अपना एक्सक्लूड करके बोल रहे, उससे पहले कांग्रेस। तो अगर देखा जाए तो अगर 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार बीट कर रहे हैं तो पर्सनल लेवल पर या तो बीजेपी ने बहुत ज्यादा रॉन्ग कॉल्स ली हैं या फिर नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा काम किया। इसको कैसे इंटरप्रेट करने दी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम बीजेपी की पूरी कैलकुलेशन ये थी कि जो नया वोटर है वो जात पात से ऊपर जाके इन मास नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को वोट करेगा, लेकिन वैसा होता नहीं दिखाई दिया है। बिहार ने उसी ट्रेडिशनल जाति के आधार पर वोटिंग किया है और उसके ऊपर से नीतीश कुमार की इमेज, जो कि बिहार के अंदर काफी अच्छी है, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, भले से वो बीजेपी का सपोर्टर होगा, बीजेपी को वोट डाला होगा, लेकिन नीतीश कुमार की इमेज के लेकर वो कतई कंफ्यूज नहीं है। तो आजकल हमको ये समझना होगा कि इन दोनों चीजों ने काफी हद तक महागठबंधन की जीत का रास्ता साफ कर दिया और अब देखिए 140 सीटों पर महागठबंधन आगे हो चुका है। 243 में से 140 सीटें, तो एक बिल्कुल निर्णायक बहुमत उसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनकर शास्त्री जी से एक सवाल कि आज उनको महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं खल रहा है कि सीएम कैंडिडेट आपको भी अनाउंस कर देना चाहिए था? जरूर कह सकता हूं कि हम लोग विकास का मुद्दा जो उठा रहे थे, हम लोग बिहार के डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे, वहां एक सौहार्दपूर्ण वातावरण की बातें कर रहे थे, पर बिहार में अंततोगत्वा जो गठबंधन के लोग हैं वो जातिवादी राजनीति करने में सफल हो गए और ऐसे जातिवादी राजनीति बिहार के लिए नुकसानदायक ही होगा। लेकिन सोनकर जी, वो मौका तो मोहन भागवत जी ने दिया ना। बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर भी कई लोग ऐसा बोलने वाले मिल जाते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बोलने वाले स्वाभाविक होंगे कि आरएसएस भी एक मजबूत मोदी नहीं चाहता, एक मजबूर मोदी चाहता है। कहीं इसी कारण तो वो बयान नहीं आया था उनका। नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं और बिहार में पहली बार ऐसा नहीं है कि जातिवादी व्यवस्था आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि वहां पर जातिवादी राजनीति करने वाले लोग
2500 साल तक वहां पर राजनीति भी किए हैं, इसलिए ऐसी बात नहीं है। और जहां तक मोहन भागवत जी की बात है, उन्होंने एक ऐसे प्रश्न को उठाया है जो भारत के लिए आवश्यक है। आज जिनको आरक्षण मिलता है उनको भी ये नहीं पता कि उनको आरक्षण क्यों मिल रहा है, और जिनको नहीं मिलता आरक्षण उनको भी ये नहीं समझ में आता कि उन्हें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए आरक्षण पर स्पष्टता होने की जरूरत है, और इसका मैं दृढ़ रूप से मैं भी इसको स्वीकार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कम से कम ये चर्चा चले कि आरक्षण जिनको मिल रहा है क्यों मिल रहा है, और आरक्षण जिनको अब कोई नेता आता है और वह ये डिक्लेयर कर दे कि दलित अलग होते हैं, महादलित अलग होते हैं, तो उनको ये राय किसने दिया? क्या किसी संवैधानिक संस्था ने उनको ये करने के लिए दिया? नहीं, दलित और महादलित की परिभाषा जब दी गई थी तो बीजेपी सबसे आगे जाके उसको कैंपेन करती थी। आप ही दलित और महादलित की परिभाषा देते वक्त नीतीश के साथ थे, और आपकी सहमति से ये तमाम योजनाएं लागू हुई थी। नहीं, ये सब कुछ मूलभूत गलतियां हैं जिनको मैं स्वीकार करता हूं। खासतौर से आज अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इसी तरह का वर्डिक्ट दिया है। उसने भी सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्टडीज में रिजर्वेशन नहीं करने की बातें कही हैं। जुडिशरी में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी निर्णय दे सकती है, लेकिन जहां कोई प्रतिनिधि दलित नहीं हो वहां पर जो भी अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं आती हैं उनका औचित्य क्या हो सकता है? क्या वो दलित समाज को मान्य होगा? क्या कुछ भी कर सकती है, कुछ भी निर्णय दे सकती है, लेकिन जहां कोई प्रतिनिधि दलित नहीं हो वहां पर जो भी अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं आती हैं उनका औचित्य क्या हो सकता है? क्या वो दलित समाज को मान्य होगा? क्या बहुत सारे ऐसे प्रश्न। अच्छा विजय सोनकर शास्त्री जी, क्या मैं इसका ये मतलब निकालूं कि आप भी आरक्षण की समीक्षा चाहते हैं? ये तस्वीरें लालू प्रसाद और आरक्षण जिन्हें मिल रहा है उनको ये पता होनी चाहिए कि क्यों आरक्षण मिल रहा है। मौजूद है जहां पर आप देख रहे हैं कि पूरी वेशभूषा में हनुमान जी का रूप लेकर एक उनका समर्थक पहुंचा हुआ है। राकेश हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, बम होंगे इस वक्त लालू यादव? देखिए दीपक जी, पूरा जो माहौल है अंदर का, लालू प्रसाद यादव दोनों बेटों के साथ ही साथ जो कई वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उसके साथ जो सामने आपने उनके घर के अंदर जो कि हट बना हुआ है जहां पर आपने इंटरव्यू किया था, वहीं पर बैठ के पूरे जोर से ठहाके लगा रहे हैं। और ये हम लोग को साफ दिख रहा है, तेज प्रताप यादव अभी तुरंत बाहर निकले थे विक्ट्री का चिन्ह लिए हुए, और जो समर्थक हैं यहाँ पर काफी उत्साह में है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने 190 सीट का जो दावा किया था, लेकिन सरकार जरूर उनकी बन रही है, भले ही उतनी सीट नहीं मिल रही है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। दीपक जी, बिल्कुल, राकेश ने हमको बताया कितना उत्साह है लालू यादव के लालू यादव के घर पे इस वक्त। तो जाहिर सी बात है लालू यादव के लिए करो या मरो का ये चुनाव थे। अगर लालू यादव इन चुनाव में हारते तो राजनीतिक उनका जो प्रासंगिकता है वो बहुत घट जाती, लेकिन लालू यादव एक बार फिर बाउंस बैक किए हैं एक अच्छे राजनीतिक योद्धा की तरह। पंकज वोरा जी को जोड़ना चाहूंगा। पंकज वोरा जी, लालू पहले दिन से बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। देखिए, उनको पूरा यकीन था कि उनका जो यादव वोट है वो उनका साथ नहीं छोड़ेगा, और ये दिख रहा है कि उन्होंने जो है नीतीश के पास इतना वोट बैंक नहीं था, लेकिन जो यादव वोट ट्रांसफर हुआ है नीतीश जनता दल यूनाइटेड की तरफ भी, उससे ओवरऑल जो विक्ट्री जो गठबंधन की है वो नजर आ रही है। तो लालू यादव तो हमेशा असर्टिव पॉलिटिक्स करते रहे हैं और आगे करके भी फिर से एक भूमिका प्ले करेंगे, लेकिन इसमें जो है अगर गठबंधन की जीत होती है तो एक बहुत अजीब सिचुएशन होती है। दो तरह की अजीब सिचुएशंस इमर्ज हो रही है कि अगर गठबंधन की राजनीति होती है तो आप देखोगे कि जो अपोजिशन है, जो कि बीजेपी है, वो शायद ज्यादा शक्तिशाली हो जो रूलिंग अलायंस से, क्योंकि रूलिंग अलायंस के बीच में जो अब कॉन्ट्रडिक्शन आने वाली है वो लालू यादव की असर्टिव पर्सनैलिटी की और नीतीश की जो थोड़ी जो है लो प्रोफाइल जो की एक्सेप्टेबिलिटी है उसके कारण से आने वाली है। और दूसरी चीज जो नजर आ रही है कांग्रेस के संदर्भ में, एक बहुत अजीब उनके लिए भी एक बहुत सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि ये विक्ट्री को सेलिब्रेट करें या उस मायूसी करें, क्योंकि इससे जो है गठबंधन के उस जीत से
नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी के नेशनल ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं 2019 में, यानी कि राहुल गांधी जिनको कांग्रेस चाह रही थी कि 2019 तक कांग्रेस को लीडरशिप दे, वो जो है अब सेकंड फिडल उनको प्ले करना पड़ेगा और नीतीश कुमार जो सेक्युलर फोर्सेस के बसिया बनकर आगे उभरेंगे, ऐसा वो तो सत्ता जहर होती है, इसलिए वो सत्ता चाहते ही नहीं होंगे, इसलिए कांग्रेस शायद सोचे चलो नीतीश की पालकी उठाई जाए। लेकिन अनुज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, पहली बार जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ा ट्रेंड में राजनीतिक दल बन गया है। तो अब 73 सीट्स जनता दल यूनाइटेड आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 71 पे। इसको किस ढंग से देखते हैं नाना जी? दीपक, ये मैं आपको यही बताने वाला था तक जो आपने इस तरह इशारा किया था। बीजेपी 80 से ऊपर थी और धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिजल्ट सेटल होता जा रहा है, बीजेपी की संख्या नीचे गिरती जा रही है, जेडीयू की सीटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मोटे तौर पर मुझे दीपक यही बात लगती है कि नीतीश कुमार की इमेज और लालू प्रसाद का वोट बैंक, इन दोनों ने काम किया है और जो महागठबंधन को आप नतीजे देख रहे हैं वो इन्हीं दोनों का नतीजा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर पता नहीं कितने साल बाद, मेरे ख्याल से 2 दशकों से ज्यादा के बाद पटाखे बजाने का अवसर मिला है। कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर 12 की टैली ट्रेंड्स में आगे चल रहा है। 1990 के बाद सिंगल डिजिट पर कांग्रेस यहां पर रिड्यूस कर गई थी। पिछले चुनावों में देखा जाए 2010 में शायद 4 सीटें थी, 2005 में 9 थी। हाँ, मतलब सिंगल डिजिट से 12 तक आ गई है। मतलब एक तरह से अब कांग्रेस भी 1990 तक राज करने के बाद कहीं ना कहीं अब पिगी राइड करेगी महागठबंधन पे। दीपक, बिल्कुल। और ये जो सबसे बड़ा बात इस पूरे से निकल कर आई है कि नीतीश कुमार अब एक धुरी बन जाएंगे गैर भाजपा पार्टियों के लिए। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश उनके सपोर्टर हैं, अरविंद केजरीवाल और नीतीश ममता भी ट्वीट कर रहे हैं। ममता भी ट्वीट कर रही थी उनके फेवर में। कांग्रेस तो उनके गठबंधन के साथ ही है। तो नीतीश कुमार एक रैलिंग पॉइंट बन जाएंगे, जो कि हमको। और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये होने वाला है कि विपक्ष अब नरेंद्र मोदी जी पर और हमलावर हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में उनको तमाम बिल्स पास कराने हैं, आम सहमति बनाने की जरूरत कई मामलों पर लग सकती है। लेकिन ये जो परिणाम है उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का, विपक्ष का मोरल बूस्ट होगा नेशनल पर्सपेक्टिव। इसमें दीपक एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा। दरअसल नीतीश कुमार की यह जीत है राष्ट्रीय राजनीति में 2 लोगों के लिए झटका साबित होगी, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरा राहुल गांधी। क्योंकि नीतीश कुमार की जो अपनी पर्सनैलिटी है वो धर्मनिरपेक्ष इमेज तो उनकी है ही है, दूसरी है कि बहुत समझदार सुलझे हुए राजनेता हैं, प्रशासनिक कौशल उनके पास ज्यादा है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बाकी दलों में ज्यादा है और उनके मुकाबले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बहुत हल्के साबित होते हैं। इसलिए जब आगे की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर तय होगी तो नीतीश कुमार उसके केंद्र में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सवाल विजय सोनकर शास्त्री जी से पूछना चाहते हैं। विजय जी, हमें ये बताएं कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि देखिए मैं बोलता ज्यादा नहीं हूं लेकिन मेरा काम दिखता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाई, किस तरह से 5,000 से ज्यादा ब्रिज बने, 60,000 किलोमीटर सड़कें बनी। क्यों फिर अरुण जेटली का चुनावों के बीच में इस तरह का बयान कि देखिए इसको मोदी सरकार पर रेफरेंडम नहीं मानिएगा? एक तरह से डिफेंसिव पर तो आप पहले ही खेलना शुरू हो गए। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं ये एक प्रश्न के रूप में था जिसका उत्तर देना आवश्यक था, इसलिए उस प्रकार के उत्तर दिए गए। लेकिन जहां तक ये जो अभी रुझान के रूप में जो रेफरेंडम दिख रहा है, ये निसंदेह ऐसा लगता है कि जैसे लालू के जंगल राज को इंडोर्स किया गया है और साथ ही साथ उनके साथ नीतीश कुमार के जो सुशासन बाबू के रूप में उनकी एक अनुभूति थी उसको भी निसंदेह इंक्लूड किया गया है। लेकिन अभी भी मैं आश्वस्त हूं इस मामले को लेकर के कि ट्रेन बदलेगा, इतना ज्यादा नहीं कुछ हो सकता। आप कहां से बदलेगा? शादी इतना होपफुल मत रहिए। ये बीजेपी मात्र 90, एनडीए मात्र 90 पर है और महागठबंधन अब 145 पर पहुंच गया है। 55 का डिफरेंस हो गया और मुझे नहीं लगता अब ट्रेंड बदलेगा। आप भी इस हकीकत को स्वीकार कर लीजिए क्योंकि ये जनता का आदेश है। नहीं, निसंदेह ये जनता का ही आदेश होगा और वही जनता का आदेश होगा जो बिहार में अभी भी एक झोपड़ी में रहती है, पति पत्नी और 4 बच्चों के साथ एसेट के नाम पर एक बकरी रखते हैं। ये भी बिहार की सच्चाई है। इसमें जो आंकड़ा है वो मैंने जो कल एग्जिट पोल में कहा था 145, 90 और 8
मैंने बदलेगा, मैं जानता हूं, मगर इस समय मैं खुश होना चाहता हूं कि मेरा आंकड़ा आज दिख रहा है। बिल्कुल 145, 90 और 8 देखिए ये हमारे पास बिल्कुल आंकड़ा पड़ा हुआ है, लेके बैठी हुई अनुज जी आपको घेरने के लिए, लेकिन आप एक्चुअली में यहाँ पे बिल्कुल 145, 90 और 8 अदर्स का आंकड़ा बहुत क्लोज है। नहीं, देखिए 160 सीटों का ट्रेंड इलेक्शन कमीशन की साइट पे जो दिख रहा है उसमें भी 7% वोटों का अंतर 34 और 41 अभी तक बरकरार हो रहा है वो। अनिल कुमार साहनी जी अभी भी देखिए विजय सोनकर शास्त्री जी जब बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जंगल राज, एक तरह से जंगल राज के लिए वोट हुआ। आप तो लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी बताते हैं, वो अभी तक जय गब्बर की जोड़ी में फंसे हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो जंगल राज कहते हैं इनका राज हो जाता तो मंगल राज होता, मंगल राज का झूठा राज होता। इनके अध्यक्ष है ना मंगल पांडे, तो मंगल राज ही होता। गरीब गुरबा का खाता में पैसा अभी तक पहुंचा रहे हैं, इसका जवाब न पहले दे हो, जनता उसी का जवाब दिया है। गरीब गुरबा, शोषित, उपेक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित जो गोलबंद होकर आज लालू और नीतीश के ऊपर जो विश्वास किया है, और बिहार जो है सो बराबर देश को एक रास्ता दिखाने के काम करता है, और वो रास्ता दिखाने का काम इस बार भी किया गया है, और बिहार की जनता देश को रास्ता दिखाया है। और लालू नीतीश मिलकर पूरे देश का जो लोहिया, कर्पूरी, अम्बेडकर और जो है सो बीपी सिंह का जो मत है उसे एकजुट करेगा, और जो है सो जो फिरका परस्त ताकत है उसको हराने के लिए बराबर हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उसी लड़ाई का परिणाम है कि आज जो है सो नीतीश कुमार और लालू यादव स्वीप कर रहा है। मैंने एक नारा दिया था, नीतीश मैं बिहार, मैं नीतीश मैं बिहार। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तो मतलब पराकाष्ठा हो गई है व्यक्ति पूजा। एक बार फिर नीतीश कुमार, एक बार फिर नीतीश कुमार, ये नारा बड़ा लगा था। और क्या उनका नारा था? धोखे में ना आएंगे, नहीं झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। बहुत हुआ जुमलों बिहार का में बाहर हो, हाँ। नीतीश कुमार एक बार हो। बहुत हुआ जुमलों का वार, एक बार फिर नीतीश कुमार। मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि 2-3 मौके बीजेपी लगातार देती रही नीतीश कुमार के लिए, जिसको वो मंच से बुलाते रहे। मुजफ्फरपुर की रैली जुलाई में हो रही थी और नरेंद्र मोदी ने वहां डीएनए वाला मामला छेड़ा था, और नीतीश कुमार ने, हालांकि उन्होंने कहा था कि इनका पॉलिटिकल डीएनए खराब है, नीतीश कुमार ने अपने उस पॉलिटिकल डीएनए को बिहार के डीएनए से जोड़ा, एक जज्बाती मामला इसको बना दिया, और उसको उन्होंने 2 महीने तक भुनाया। और जैसे ही यह डाई डाउन होने लगा था, उसी समय मोहन भागवत ने, सितंबर में मोहन भागवत ने आरक्षण का मामला उछाल दिया, और जैसे ही आरक्षण का मामला है, लालू प्रसाद यादव ने उसको पकड़ लिया, नीतीश कुमार ने पकड़ लिया और पिछड़ों के हाथ से उसको जोड़ दिया। और ये बार बार जो है ना समय समय पर मुद्दे उनको मिलते जा रहे थे। स्ट्रैटेजी नीतीश कुमार की इलेक्शन की सुना बहुत मुफीद। कैसे टर्न अराउंड? शायद प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि जब मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कमेंट किया था तो उसको टर्न अराउंड करके बीजेपी ने चाय बेचनी शुरू कर दी थी। अब वही जैसे ही डीएनए वाला कमेंट हुआ दीपक, तो तुरंत उसको भी टर्न अराउंड करके 1 लाख सैंपल भेज दिए गए। बिल्कुल, और आप यहाँ देख सकते हैं फासला बढ़ता हुआ। 147 सीटों पर महागठबंधन ट्रेंड में जीत में आगे चल रहा है। 150 सीटें हमें मिलेंगी, 150 के आसपास ही ये महागठबंधन पहुंच रहा है। 150 प्लस कहा था उसने, 150 प्लस और लगातार पहुंच चुका है। बिहार के पिछले 5 चुनाव का ट्रेंड विधानसभा लोकसभा मिला के, तो जिस गठबंधन या पार्टी ने सोशल इक्वेशन और विकास की बात दोनों का अच्छा सम्मिश्रण किया और लोगों को उस पर भरोसा हुआ, उसकी जीत हुई। तो इस बार जो है महागठबंधन का जो सोशल इक्वेशन था और नीतीश कुमार का विकास का जो रिकॉर्ड है, उस पर लोगों ने भरोसा किया, बजाय इसके कि प्रधानमंत्री के विकास के वायदे। बिल्कुल विकास का वादा, लेकिन नीतीश कुमार के विकास का जो मॉडल है उसको एक्सेप्ट किया है बिहार की जनता ने। जो निर्विवाद छवि है नीतीश कुमार की, एक राजनेता के तौर पर, एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक अच्छे प्रशासक के तौर पर, उसको एक्सेप्ट किया है बिहार की जनता ने। और अब जो आंकड़ा है वो 146 हो गया है। अब महागठबंधन के पक्ष में कैसी त्यागी मिठाई खा रहे हैं। दोनों पार्टियां मिलकर के एक यूनाइटेड दल बने, ताकि आने वाले समय में इस नए दल की बड़ी भूमिका देश की राजनीति में हो। स्पीच देखी गई थी पिछले दिनों चुनावी रैलियों में, और पर्सनल अटैक नहीं, दैट वी विल परसू। हेट स्पीचेज जो हुई हैं उसको हमने चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया है। देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। हमारा बिहार के बढ़िया संचालन के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी नजर है। हम संसद में कांग्रेस पार्टी समेत सभी दलों के साथ मिलकर के सहिष्णुता पर असहिष्णुता पर बहस चलाएंगे, और ये
समाचार पत्रों की और उनके जो रिपोर्टर्स हैं उनकी भी आजादी तक पहुंच गई है, विच इज वेरी शेम। सर, नीतीश जी को आपने बधाई दी और शपथ ग्रहण कब करेंगे? आज शाम तक हम लोग सारी चीजें अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के तय करेंगे।